आदर्श की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था अभिगम्य और अनअभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं के बारे में। वे सूक्ष्म अवस्थाएं जो निकाय के लिए संभव हो अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाएं कहलाती है, और वे अवस्थाएं जो किसी भी निकाय के लिए संभव नहीं हो, जैसे हमने उदाहरण लिया था A, B, CD आदि निकाय की अनअभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाएं कहलाती है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है दो निकायों के बीच या दो निकायों के मध्य ऊष्मीय साम्यावस्था। निकाय हम जानते हैं, इस अध्याय में हमने निकाय को माना है कि कोई निकाय है वो दो बॉक्स से मिलकर बना है, और उस निकाय में कणों की संख्या और आयतन नियत मान लेंगे उसमें साम्यावस्था में संबंध स्थापित करने के लिए। माना एक निकाय, नोट करें, माना एक निकाय दो बॉक्स से मिलकर बना है, जिनमें कणों की संख्या तथा आयतन नियत है। तथा आयतन नियत है। देखिए, ये हमारा निकाय का एक सांकेतिक चित्र है। ये हमारा निकाय है और यह निकाय, इसमें दो बॉक्स बना देते हैं। ये है बॉक्स ए, ये है बॉक्स बी। बॉक्स ए में कणों की संख्या Na और बॉक्स बी में कणों की संख्या Nb है। बॉक्स ए का आयतन Va, बॉक्स बी का आयतन है Vb, और इसमें दोनों निकाय आपस में ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकते हैं। पहले निकाय की ऊर्जा को मान लेते हैं Ea, दूसरे निकाय की ऊर्जा है Eb। देखिए, इस निकाय में बॉक्सों के मध्य ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकते हैं, परंतु कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहती है क्योंकि निकाय एक ही है। अर्थात इस निकाय में बॉक्स से ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकते हैं। वे ऊर्जा को आपस में ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, परंतु टोटल एनर्जी उनकी नियत बनी रहेगी। कारण क्या है? एक निकाय की हमेशा कुल एनर्जी हमेशा नियत रहती है, लेकिन वो निकाय कितने भागों से मिलकर क्यों ना बना हो, ये ऊष्मागतिकी का नियम है। परंतु कुल ऊर्जा नियत रहती है। अर्थात टोटल एनर्जी को हम E स्टार से रिप्रेजेंट कर दें तो कुल एनर्जी होगी Ea प्लस Eb। इसका मान क्या रहेगा? हमेशा नियत रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। देखिए, नियत राशि का अवकलन हम कर सकते हैं। क्या होता है? नियत राशि का अवकलन हमेशा 0 होता है। Dea बराबर होगा माइनस Deb के। इक्वेशन नंबर 2। हम जानते हैं कि निकाय के भाग A की ऊर्जा Ea होने की प्रायिकता कितनी होती है? प्रायिकता में हमने पढ़ा है, हम जानते हैं हम क्या जानते हैं कि निकाय के भाग
निकाय के भाग ए की ऊर्जा ए की ऊर्जा कितनी है ए, और वो ए होने की प्रायिकता कितनी है ए होने की प्रायिकता कितनी होगी। प्रायिकता को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और वह प्रायिकता W के समानुपाती होती है, या हम PEA यानी ऊर्जा EA होने की प्रायिकता PEA बराबर, जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई ना कोई नियतांक C आ गया और W ऑफ EA। समीकरण नंबर 3, यहाँ W क्या है, सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या है। यहाँ W सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या है। इसी प्रकार हम निकाय के भाग B की ऊर्जा EB होने की भी प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। देखिए हम EB होने की प्रायिकता किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए निकाय दो भागों से मिलकर बना है, तो निकाय के भाग A की ऊर्जा EA होने की प्रायिकता है, तो निकाय के भाग B की ऊर्जा EB होने की प्रायिकता इसी प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। भाई देखिए किस प्रकार ज्ञात करते हैं कि निकाय के भाग B की ऊर्जा EB होने की प्रायिकता भाई किस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। ये देखिए समीकरण 3 की भांति हम लिख सकते हैं PEB बराबर C डैश, यहाँ पर नियतांक क्या माना है C डैश WEB। यहाँ भी W क्या है, सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या है, और इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए दोनों की एक साथ प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हमने एक प्रायिकता की प्रमेय पढ़ी थी कि गुणनफल की प्रमेय, उस प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे कि भाई निकाय है उसकी ऊर्जा EA और निकाय की ऊर्जा EB दोनों के एक साथ होने की प्रायिकता किस प्रकार ज्ञात करेंगे। देखिए दोनों की ऊर्जा एक साथ होने की प्रायिकता। देखिए निकाय के भाग A की ऊर्जा EA व भाग B की ऊर्जा EB दोनों एक साथ होने की प्रायिकता। इस लाइन को हम गणित के रूप में भी समझ सकते हैं। हमने जो निकाय का चित्र बनाया था उस निकाय के चित्र में किसी भी बिंदु पर इसकी क्या संभावना है कि हमें दोनों ऊर्जा EA और EB मिलेगी, वो प्रायिकता ये है। इसको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे P स्टार EA, EB बराबर PEA
प्रायिकता का गुणनफल पर में हम लगाएंगे और PEB दोनों का मान रखेंगे। C डैश WEA और WEB। आगे देखिए, दोनों और लॉग ले लेंगे। जो ही हम दोनों और लॉग ले लेंगे तो अगली इक्वेशन हमारी इस प्रकार आएगी। हम लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर लॉग लो भाई, लॉग P इस पर स्टार बराबर log A इंटू बी का सूत्र लगा दीजिए, log A प्लस log B, log C प्लस log C डैश प्लस log WEA प्लस log WEB। इक्वेशन नंबर 5। यदि यह अवस्था इक्वेशन 5 वाली साम्य अवस्था की हो तो प्रायिकता का मान अधिकतम होगा। साम्य अवस्था पर प्रायिकता अधिकतम होती है, अर्थात log P स्टार भी अधिकतम होगा। यदि यह अवस्था साम्य अवस्था की हो तो प्रायिकता P स्टार अधिकतम होगा। ये अधिकतम होगा, अर्थात log P स्टार भी अधिकतम होगा। ये भी अधिकतम होगा, यानी गणितीय रूप में हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, log P स्टार क्या होगा, मैक्सिमम। तो इसका अवकलन क्या होगा, हमने पहले एक शर्त पढ़ी थी, उच्चिष्ट और निम्निष्ट यानी अधिकतम और निम्नतम की अवस्था में अवकलन का मान प्रथम और द्वितीय कोटि का अवकलन का मान 0 होता है। ये इसका मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब देखिए इक्वेशन नंबर 5 से क्या आएगा हमारे पास, d log P स्टार का भाई इसका अवकलन किया है तो हम भी अवकलन कर देंगे पूरी की पूरी लाइन का। तो इक्वेशन 5 से इसका मान आएगा d log P स्टार, इसका मान आएगा, अवकलन करेंगे, नियत राशि का अवकलन 0 प्लस नियत राशि का अवकलन 0 प्लस इसका अवकलन होगा d log ओमेगा EA प्लस d log ओमेगा EB। ये मान किसके बराबर है, 0 के बराबर है भाई। हम इससे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, log P स्टार इसका मान किसके बराबर है, इसका मान 0 के बराबर है। देखिए इसको हम
आंशिक अवकलन के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, डेल लॉग ओमेगा बटा डेल ई ए इंटू डी ई ए। ठीक है, अगली इक्वेशन क्या आएगी, डेल लॉग ओमेगा बटा डेल ई बी इंटू डी ई बी बराबर 0। अब देखिए हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, आप कॉपी के पेज पे देखिए समीकरण नंबर 2 क्या थी, इसके स्थान पर हम माइनस डी ई बी लिख सकते हैं, डेल लॉग बटा डेल ई ए, इसके स्थान पर माइनस डी ई बी हम लिख सकते हैं, प्लस डेल लॉग ओमेगा बटा डेल ई बी इंटू डी ई बी बराबर 0। साम्य अवस्था पर क्या होगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इक्वेशन 2 का प्रयोग करने पर। भाई जिस भी समीकरण में जिस समीकरण का प्रयोग करें या जिस भी समीकरण में जहाँ से भी हम मान लेकर के आएँ, उसके बाद आगे उसका कारण देना जरूरी होता है कि हमने ये ऐसा क्यों किया है। आगे देखिए साम्य अवस्था पर क्या होगा, ये निकाय उसमें साम्य अवस्था में है, तो साम्य अवस्था पर देखिए क्या होगा, देखिए भाई साम्य अवस्था पर साम्य अवस्था पर क्या होगा, इसको देखिए बराबर 0 है, दाएं पक्ष में ले जाइए, बटे डेल ई ए, इसका मान किसके बराबर होगा, ये दोनों एक जैसे हैं, कॉमन लेंगे, दाएं पक्ष में 0 के भाग में जाएगा 0 हो जाएगा, बराबर क्या होगा, डेल लॉग ओमेगा बटा डेल ई बी, समीकरण नंबर 6। देखिए यही ऊष्मा संपर्क हेतु साम्य अवस्था का प्रतिबंध है, यही ऊष्मा के संपर्क के लिए यदि दो निकाय आपस में ऊष्मा के संपर्क में या ऊष्मीय साम्य अवस्था में है तो वही इसके लिए क्या है, प्रतिबंध है, महत्वपूर्ण है, इसे हम लिखेंगे आगे। देखिए यही ऊष्मा संपर्क हेतु साम्य अवस्था का प्रतिबंध है। देखिए भाई हम मान लेते हैं, माना एक प्रतिबंध हमारे पास अब और आएगा। देखिए माना इसको हम मान लेते हैं कि डेल लॉग ओमेगा बटा डेल ई, इसको अगर हम मान लेते हैं कि ये बीटा है तो देखिए अतः ऊष्मीय साम्य अवस्था पर उसमें साम्य अवस्था पर देखिए इससे समीकरण 6 को सरल रूप में लिखने का अर्थ है। देखिए हमने इतने को माना है बीटा
तो ये लिख दिया बीटा। यहाँ पर नीचे ए लिखा हुआ है, हम भी लिख देंगे बराबर। देखिए इतने को हमने माना है बीटा। इक्वेशन 7 देते हैं तो इसको मान लिख देंगे बीटा बी। इक्वेशन नंबर इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 8। देखिए अगर बीटा का मान, यदि बीटा का मान कितना होता है, वोल्टेज मान सांख्यिकी पढ़ेंगे उसमें हमें पता चलेगा कि बीटा का मान होता है 1/kT। बीटा क्या है 1/kT। इसे हम देते हैं समीकरण नंबर 9। हो तो साम्यावस्था पर क्या होगा, TA बराबर TB। इक्वेशन नंबर 10। अतः ऊष्मीय साम्यावस्था पर, देखिए इक्वेशन नंबर 9 को इक्वेशन नंबर 8 में रखेंगे तो 1/k से 1/k कैंसिल हो जाएगा। TA का मान किसके बराबर होगा, TB के बराबर होगा। अतः ऊष्मीय साम्यावस्था पर दोनों भागों का ताप समान होता है। अन्य शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि यदि दो भिन्न भिन्न भागों के ताप समान हो तो वे ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं करेंगे। ये महत्वपूर्ण लाइन हम नोट करेंगे। इसका अर्थ क्या है, समीकरण 10 का अर्थ समीकरण 10 का अर्थ ये है, अतः ऊष्मीय साम्यावस्था पर दोनों भागों का ताप समान होता है। दोनों भाग कौन से, निकाय के भाग ए और निकाय के भाग बी, दोनों भागों का ताप समान होता है। तापमान क्या होता है, समान होता है। अन्य शब्दों में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अन्य शब्दों में यदि दो भिन्न भिन्न भागों के ताप समान हो तो वे ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं करेंगे। देखिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ऊष्मीय साम्यावस्था के प्रतिबंध बताइए और कौन से निकाय आपस में ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं करेंगे। देखिए आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसके लिए हम अब क्वेश्चन नोट करेंगे। देखिए हमने आज जितना टॉपिक पढ़ा है उस पर परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों को अब हम नोट करेंगे। देखिए नोट कीजिए, यदि दो निकायों का ताप समान हो
तो सिद्ध कीजिए कि दोनों निकाय आपस में ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं करेंगे। और क्या क्वेश्चन बन सकता है? दो निकायों के ऊष्मीय साम्यावस्था के लिए आवश्यक प्रतिबंध बताइए। प्रतिबंध बताइए। अगर यह क्वेश्चन अगर छोटे क्वेश्चनों में आएगा, मान लीजिए छोटे क्वेश्चन अति लघुत्तरात्मक में आए या लघुत्तरात्मक में आए, तो इस प्रश्न का उत्तर हम किस प्रकार देंगे? आवश्यक प्रतिबंध बताना है तो हम लिखेंगे यदि दोनों निकायों के ताप समान हो तो वे दोनों निकाय आपस में ऊष्मीय साम्यावस्था में होंगे। दूसरा, हम इस प्रश्न का अगर छोटे प्रश्न में अगर ये प्रश्न आता है तो हम इसके लिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि बीटा ए बराबर बीटा बी या टी ए बराबर टी बी, जहाँ ए और बी एक निकाय के दो बॉक्स है। या फिर बड़ा क्वेश्चन हो तो इसे स्थापित करके हमें प्रतिबंध बताना पड़ेगा। और इसमें कौन सा क्वेश्चन बन सकता है? यदि किसी निकाय के दो भागों का ताप समान हो तो वह निकाय ऊष्मीय साम्यावस्था की शर्त का पालन करेगा। स्पष्ट कीजिए। देखिए, सभी का उत्तर एक ही टॉपिक है, यानी प्रश्न अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही है। और इसमें से छोटा प्रश्न और बड़ा प्रश्न दोनों बनने की संभावना है। अगर छोटा प्रश्न आए तो हमें केवल दोनों निकायों का तापमान बराबर बताना है। अगर बड़ा क्वेश्चन आए तो उसे हम शुरुआत से जहाँ से हमने निकाय की परिकल्पना मानी है वहाँ से लेकर के टी ए बराबर टी बी, यानी समीकरण नंबर हमारे पास आई थी 10,
इक्वेशन नंबर 10 तक हमें सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अगला टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।